नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है दर्पण सिविल सर्विसेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज के तहत डिस्कशन कर रहे हैं कृषि संबंधित टॉपिक्स का, आज चलते हैं आज के नए टॉपिक में। जो आपका नया टॉपिक रहेगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली रहेगा। नए टॉपिक को डिस्कस करने से पहले पिछले लेक्चर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कशन किया था पूरा आपका NFSA राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो अधिनियम आया था 2013 में, उसके बारे में विस्तृत चर्चा की थी। उसके प्रावधान क्या हैं, कमियां क्या हैं, सुझाव क्या हैं। ठीक है, अब चलते हैं आपको जो कल प्रश्न दिया गया था उसके बारे में चर्चा करते हैं। मॉडल आंसर क्या होगा उसका। प्रश्न था आपका, वर्तमान में भारतीय कृषि क्षेत्र से संबंधित मुद्दों का उल्लेख कीजिए। वर्तमान में भारतीय कृषि क्षेत्र से संबंधित क्या क्या मुद्दे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मुद्दे कृषि क्षेत्र में बहुत सारे हैं। आप जाके वहाँ पे हमारे पिछले लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं। कृषि की समस्याएं हमने पढ़ी हुई हैं, कृषि संबंधित मुद्दे हमने पढ़े हुए हैं, आगत से जुड़े मुद्दे, निर्गत से जुड़े हुए मुद्दे। ठीक है, ये सब मुद्दे हमने वहाँ पे पढ़े हुए बहुत डिटेल में। पर यहाँ पे प्रश्न आपका था वर्तमान में कौन सी समस्याएं चल रही हैं। ठीक है, तो इनको आप वर्तमान की समस्याओं के आधार पर बता सकते हैं। ऐसे क्या है, घटता कृषि क्षेत्र में निरंतर कमी आ रही है क्योंकि बंजर भूमि का लगातार क्या होता जा रहा है, विकास होता जा रहा है। दूसरा, जोत इकाइयों की संख्या में वृद्धि हो रही है। जोत इकाइयों की संख्या में वृद्धि होने का मतलब क्या है कि छोटे छोटे खेतों की क्या संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, छोटे छोटे खेतों की संख्या लगातार क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि हमारे यहाँ परिवारों को क्या हो रहा है, संयुक्त परिवारों को क्या हो रहा है, विखंडन हो रहा है। ठीक है, संयुक्त परिवारों को विखंडन होने की वजह से क्या होता है, जिसे एक परिवार में क्या है 4-5 एकड़ भूमि रहती है 3-4 भाइयों के मध्य, उनका क्या हो जाता है, परिवार का विखंडन होता है, ज़मीन का भी क्या हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजन हो जाता है। इससे दिक्कत क्या जाती है कि औसत प्रति जोताकार जो होता है उसमें क्या आती है, इससे कमी आती है। ठीक है, यहाँ पे किसानों की औसत जोताकार में क्या आती है, कमी आती है, इससे ये लिखा हुआ है। ठीक है, फिर क्या है, बलपूर्वक विक्रय। अब जो छोटे किसान होते हैं, संयुक्त आपके जो लघु और सीमांत किसान होते हैं, इनको अपनी फसल बेचने के लिए MSP वाले उसमें रूट में जा नहीं पाते सरकार की सहकारी समिति में, तो इनको क्या खुले बाजार में बेचना पड़ता है क्योंकि उपज कम होती है इनके पास। तो क्या होता है, फिर ये बलपूर्वक विक्रय हो जाता है कि है जो खुले दुकान वाला रहेगा व्यापारी, वो अपने रेट के अनुसार खरीदेगा। ठीक है, अगला जो मुद्दा है वो है आधुनिक तकनीक तक पहुंच ना होना। किसानों की आधुनिक तकनीक पहुंच ना होने से वजह से होता क्या है कि उन तकनीकों का लाभ नहीं मिल पाता। उससे क्या होता है, उसकी लागत तो बढ़ती जाती है, उत्पादन ही कम होता जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, किसानों से अधिक कृषकों से अधिक कृषक श्रमिकों की संख्या का होना। ठीक है, हमारे देश में कृषकों की संख्या कम है और उनसे कहीं ज़्यादा किनकी संख्या है, कृषक श्रमिकों की संख्या। ठीक है, हमारे देश की आबादी का श्रम ब्यूरो के अनुसार 45% कहाँ कार्यबल लगा हुआ है, कृषि कार्य में लगा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, कृषि क्षेत्र में निवेश की कमी है। कृषि क्षेत्र में निवेश की कमी है। और क्या है, सब्सिडी और MSP से संबंधित मुद्दे हैं। सब्सिडी और MSP से संबंधित मुद्दे हैं। सब्सिडी प्रॉपर नहीं दी जा रही है, सही समय पे नहीं दी जा रही है। और MSP में क्या है कि MSP क्या है, किस लागत पे दिया जा रहा है, पहले ये नहीं बताया गया। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। और दूसरा, उसमें क्या है, मात्र 1.5 गुना ही दिया जा रहा है जबकि 2 गुना दिया जाना चाहिए। तो ये समस्या हो गई। और इसके अलावा जो लेटेस्ट समस्या है, लेटेस्ट मुद्दा है हमारा कृषि क्षेत्र में, वो है प्रदर्शनकारी किसानों की प्रमुख चिंताएं। जो प्रदर्शन चल रहे हैं, लगभग 1.5-2 साल से प्रदर्शन चल रहे हैं किसानों के, वो समस्या भी, वो भी एक मुद्दा यहाँ पे शामिल है। ठीक है, तो ये क्या है, वर्तमान में जो समस्याएं हैं कृषि क्षेत्र की, उनके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की है। ठीक है, अब चलते हैं आज के टॉपिक में। वो है आज का टॉपिक आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली या PDS सिस्टम। ठीक है, PDS सिस्टम ये क्या है। अब इसके द्वारा क्या किया जाता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सिर्फ 2 चीज़ें की जाती हैं। पहला, सभी लोगों को सभी समय पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाना। यही इसका एकमात्र क्या है, उद्देश्य है। सभी लोगों को सभी समय पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाना। कौन सी कीमत पर, सस्ती कीमतों पर, सस्ती या किफ़ायती कीमतों पर, ताकि सभी लोग उसको क्या कर सकें, खरीद सकें। ठीक है, परिभाषा के रूप में देखते हैं कि यह क्या है, खाद्य आधारित सुरक्षा जाल है। यह क्या है, एक खाद्य आधारित सुरक्षा जाल। इसके तहत क्या किया जा रहा है, खाद्यान्न सुरक्षा तो ही सुनिश्चित की जा रही ना। ठीक है, तो सुरक्षा जाल है जिसके द्वारा उपभोक्ताओं को सस्ती कीमत पर, हमने डिस्कस किया किस कीमत पर, सस्ती कीमत पर क्या उपलब्ध करवाया जाएगा, उपभोग वस्तुएं उपलब्ध करवाई जाती हैं, उनके उपभोग वाली वस्तुएं। ठीक है, ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि उनको मुद्रास्फीति के प्रभाव और उनके प्रभाव से बचाया जा सके और उनके न्यूनतम उपभोग स्तर को बनाया जा सके। ठीक है, पहला क्या है, सभी लोगों को सभी समय पर सस्ती कीमत पर उपभोग वस्तुएं उपलब्ध करवाना। ये पहली जाल हो गई। उपलब्ध करवाने के लिए क्या हो गया, खाद्य सुरक्षा जाल हो गया। ऐसा क्यों कर रहे हैं,
ताकि लोगों को मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचाया जा सके, महंगाई के प्रभाव से बचाया जा सके और उनका न्यूनतम उपभोग स्तर, जो न्यूनतम उनकी आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति की जा सके। ये इसका क्या होता है, सामान्य उद्देश्य होता है, इसकी परिभाषा होती है। ठीक है, अब आते हैं इसके उद्देश्य में। तो आपने परिभाषा में जो चीज़ें पढ़ी हैं वही इसका उद्देश्य है। आपने परिभाषा में क्या पढ़ा, उपभोग वस्तुएं उपलब्ध करवाना, ये लिखा हुआ है। मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचाना, ये लिखा हुआ है। न्यूनतम उपभोग स्तर को बनाए रखना, न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति को बनाए रखना, ये लिखा है। इसके अलावा क्या है, सामाजिकरण को बढ़ावा देकर के गरीबी कुपोषण का उन्मूलन करना, और किसानों को क्या करना, उनके उचित मूल्य हेतु एमएसपी देना, और खाद्यान्न स्टॉक को बनाए रखना। ठीक है, किसानों को एमएसपी कैसे मिलेगी, इसके माध्यम से। तो अब सरकार को क्या है, पीडीएस के तहत तो वितरण करना है, और पीडीएस के तहत वितरण करने के लिए किसान से खरीदना पड़ेगा। और किसान से किस रेट पर खरीदेगी सरकार, हमेशा एमएसपी खरीदेगी या फिर वसूली मूल्य पर खरीदेगी। एमएसपी क्या होता है, वसूली मूल्य क्या होता है, दोनों में क्या अंतर होता है, आप पिछले लेक्चर्स में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, एमएसपी वाले लेक्चर में। आगे चलते हैं, अब इसमें पीडीएस की विशेषताएं क्या होती हैं उनको देखते हैं। तो इसका संचालन सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाता है। इसका संचालन सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाता है। वो सहकारी समितियां जो होती है वो सरकार के नियम कानूनों के तहत संचालित होती हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि इनसे खाद्यान्न के अलावा दैनिक जीवन की वस्तुएं भी दी जाती हैं। जैसे आप वहाँ पे राशन की दुकान में जाएंगे जो भी है, तो वहाँ पे क्या है, आपको गेहूँ, चावल, इसके अलावा क्या है, नमक, शक्कर, केरोसिन, ये चीज़ें भी वहाँ पे दी जाती हैं। ठीक है, केरोसिन तो अब शायद धीरे धीरे बंद किया जा रहा है, लेकिन फिर भी। इसके अलावा क्या है, इसकी विशेषता यह मुनाफाखोरी और जमाखोरी की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करती है। देखिए, मुनाफाखोरी और जमाखोरी का उद्देश्य क्या होता है, खास करके जमाखोरी और कालाबाजारी जो होती हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है, बाजार में एक तरीके से आभासी कमी को क्या करना, उत्पन्न करना। आभासी कमी का क्या मतलब होता है, आर्टिफिशियल डिफिशिएंसी एक तरीके से बोलना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि बाजार में चीज़ें उपलब्ध तो हैं, उत्पादन हुआ है, बाजार में चीज़ें उपलब्ध तो हैं, पर उनकी क्या कर ली गई, जमाखोरी कर ली गई। इसके कारण वो बाजार में सप्लाई नहीं हो पा रही उनकी। ठीक है, इसको ऐसे समझिए कि हमारे यहाँ नवंबर दिसंबर में प्याज के भाव क्या है, प्याज के रेट क्या है, बढ़ जाते हैं, 70 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये किलो हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उत्पादन तो हुआ है, उत्पादन पिछले सीजन में अच्छा खासा हुआ था। ठीक है, उसके आधार पर प्याज की कीमत बढ़नी नहीं चाहिए थी, पर फिर भी बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो व्यापारी वर्ग रहता है वो क्या करता है, जमाखोरी कर लेता है, कालाबाजारी कर लेता है। इसके तहत क्या होता है, वो प्याज को अपने गोदाम ग्रहों से, गोदाम भंडारों से क्या है, रिलीज ही नहीं करता है, बाजार में आने नहीं देता। इससे क्या होता है, रेट बढ़ जाता है, और जब बढ़े हुए रेट में रिलीज करेगा तो उसको फायदा अत्यधिक होगा। ठीक है, पर यहाँ पे क्या है, ये गेहूं चावल उसमें क्या होता है, जमाखोरी की प्रवृत्ति को हतोत्साहित होती है यहाँ पे। क्यों, अगर ये जो व्यापारी वर्ग है गेहूं का, चावल का, शक्कर का जमाखोरी करेगा अगर, तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। पर सरकार यहाँ महंगाई बढ़ने नहीं देगी। क्यों, क्योंकि सरकार के पास इसका क्या है, भंडारण है। तो सरकार क्या करेगी, तुरंत इन चीज़ों को क्या कर देगी, रिलीज कर देगी मार्केट में, जिससे महंगाई क्या रहेगी, नियंत्रित बनी रहेगी। पर सरकार के पास प्याज आदि का भंडारण नहीं रहता, इस कारण महंगाई बढ़ती जाती है, सरकार उसको नियंत्रित नहीं कर पाती है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, दुकान पर वस्तु का मूल्य बाजार मूल्य से क्या रहता है, कम रहता है। सीधी सी बात है, अब सरकार यहाँ क्या करती है, सब्सिडी देती है। 2 रुपये में आपको गेहूं मिल रहा है, 3 रुपये में आपको चावल मिल रहा है, तो मतलब सरकार क्या कर रही है, यहाँ पे सब्सिडी दे रही है। क्योंकि 2 रुपये और 3 रुपये में तो उसकी कीमत है नहीं असली, है ना। तो बाकी का जो रेस्ट अमाउंट होगा वो किसके द्वारा पे किया जा रहा है, अप्रत्यक्ष सब्सिडी के रूप में सरकार के द्वारा पे किया जा रहा है। ठीक है, तो ये इसके प्रावधान थे। अब चलते हैं इसकी क्रियाविधि में। क्रियाविधि क्या है इसकी, देखिए पीडीएस की क्रियाविधि एक बार हम पहले भी समझ चुके हैं, पिछले लेक्चर्स में, एक बार फिर से देख लेते हैं आज। इसमें क्या है, अब किसान क्या करता है, या उत्पादक वर्ग जो होता है उसका उत्पादन करता है फसल का। ठीक है, उसके बाद उस उत्पादित फसल को उपार्जित किया जाता है। उपार्जित करना मतलब खरीदा जाता है, किसके द्वारा, एफसीआई के द्वारा। किसके द्वारा, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम के द्वारा। भारतीय खाद्य निगम यहाँ पे किसका प्रतिनिधित्व करता है, केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं या तो केंद्र सरकार या एफसीआई। ठीक है, ये क्या करते हैं, खरीदते हैं। किस रेट पे खरीदते हैं, ये एमएसपी पे खरीदते हैं। ठीक है, इसी को आप क्या बोल सकते हैं, वसूली मूल्य पे खरीदते हैं। किस मूल्य पे खरीदते हैं, वसूली मूल्य पे बोलना ज़्यादा उचित होता है, ना कि एमएसपी बोलना। ठीक है, क्योंकि वसूली मूल्य क्या है आपका, एमएसपी से ज़्यादा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, कम किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा। ठीक है, इसलिए वसूली मूल्य बोलना ज़्यादा उचित होगा। ठीक है, तो किसान क्या है, उत्पादन करेगा, जिसको एमएसपी पे कौन खरीदेगा, एफसीआई या फिर केंद्र सरकार खरीदेगी। ठीक है, उसके बाद केंद्र सरकार या एफसीआई उसको किसको बेचेगा, राज्य सरकारों को बेचेगा। राज्य सरकारों को किस रेट पे देगा, निर्गत मूल्य पे देगा। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को जिस रेट पे फसल बेचेगी उसको क्या बोलते हैं हम, निर्गत मूल्य बोलते हैं। ठीक है,
फिर क्या है, विभिन्न राज्य सरकारें कहाँ पहुंचाएंगी उसको, गोदामों में पहुंचाएंगी। ये क्या है, बीच की प्रक्रिया थोड़ी क्या है, यहाँ पे बिक्री नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ परिवहन होता है, ठीक है, जिला तहसील और ब्लॉक लेवल पे, ठीक है। इसके बाद क्या है, विभिन्न राज्य सरकारें कहाँ पहुंचाएंगी, विभिन्न गोदामों में पहुंचाएंगी, या क्या बोलना चाहिए, पीडीएस की दुकानों में पहुंचाएंगी, ठीक है। सीधे कहाँ पहुंचा देंगी, आपकी पीडीएस की दुकानों में पहुंचा देंगी। ये किस रेट पे पहुंचाएंगी, इसको समझना है कि ये जो विभिन्न राज्य सरकारें हैं ये किस रेट पे पहुंचाएंगी उचित मूल्य के गोदामों पर, तो ये आपका केंद्र नियंत्रित मूल्य पर पहुंचाएंगी। कौन सा, केंद्र नियंत्रित मूल्य, ठीक है। उसके बाद जो है पीडीएस की दुकानें वो उसका क्या कर देंगी, वितरण कर देंगी, किसके मध्य, लाभार्थियों के मध्य। किस रेट पर, वो रेट कौन सा होगा जो सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, जैसे क्या है 2 रुपये या 3 रुपये अलग अलग फसलों उसके खाद्यान्न के लिए, ठीक है। तो ये पूरी क्या थी, आपकी पीडीएस की कार्य प्रणाली थी। अब चलते देखते भारत में पीडीएस का विकास क्रम कैसा रहा है। भारत में पीडीएस का विकास क्रम, अब भारत में पीडीएस की जो व्यवस्था चालू होती है लगभग 1960 के दशक में चालू होती है, ठीक है। आपका हरित क्रांति कब चालू हुआ था, लगभग 1960 के दशक में, मतलब कि 60-65 के आसपास, ठीक है। उसी समय क्या चालू होता है, आपका पीडीएस चालू होता है, ताकि हरित क्रांति कारण जो उत्पादन हो पा रहा था उस उत्पादित पदार्थ को सभी सामान्य जन के मध्य बराबर मात्रा में वितरित किया जा सके, इसके लिए एक व्यवस्था चाहिए थी। उस व्यवस्था को जो स्थापित किया गया तो क्या बोला गया, पीडीएस बोला गया, सार्वजनिक वितरण प्रणाली बोला गया, ठीक है। अब इस व्यवस्था में क्या हुआ, आने वाले समय में धीरे धीरे क्या होता रहा, सुधार होता रहा, क्योंकि जिस प्रकार की बाजार की आवश्यकता थी, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई वैसे वैसे इसमें सुधार करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाद में एक नई व्यवस्था पीडीएस का एक नया रूप लॉन्च किया गया, उसको क्या बोला गया, आरपीडीएस बोला गया, रैपिड क्या बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। कब लॉन्च किया गया है, 1992 में लॉन्च किया गया, ठीक है, आरपीडीएस। उसके बाद क्या आएगा आपका 1997 में टीपीडीएस आया। टी मतलब क्या होता है, टारगेटेड, लक्षित। टी मतलब क्या होता है, टारगेटेड या लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है। तो 1997 में लाई गई। उसके बाद उसका एक अगला रूप आया, वो योजना के रूप में आया, वो क्या था, आय अंत्योदय अन्न योजना। ये कब आया, अटल जी के टाइम 2000 में, अंत्योदय अन्न योजना। उसके बाद 2013 में क्या है, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, एनएफएसए, ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ठीक है। और अभी 2018 में सरकार द्वारा क्या लॉन्च किया गया है, आईएमपीडीएस, ठीक है, इंटीग्रली मैनेज्ड, एकीकृत प्रबंधित, क्या है, इंटीग्रली मैनेज मतलब एकीकृत प्रबंधित पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है, एकीकृत प्रबंधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 2018 में लॉन्च की गई, ठीक है। ये क्या था, भारत में पीडीएस का विकास क्रम था। और अभी इसके अगले चरण में क्या ला दिया गया, आपका वन नेशन वन राशन कार्ड, एक देश एक राशन कार्ड, ठीक है। ये इसके अगले चरण में व्यवस्था की गई है, जो 2021 में चालू किया गया। ये क्या था, आपका भारत में पूरी पीडीएस का विकास क्रम था। अब चलते हैं यहाँ पे हम दो योजनाओं को देखते हैं। पहला है अंत्योदय अन्न योजना और दूसरा है आपका वन नेशन वन राशन कार्ड। अंत्योदय अन्न योजना कब चालू की गई, वर्ष 2000 में चालू की गई थी। हमने ऊपर देखा किस लिए चालू की गई थी, ताकि गरीबी का उन्मूलन किया जा सके, कुपोषण के स्तर को कम किया जा सके और लोगों की खाद्यान्न की कमी को पूरा किया जा सके, भुखमरी के स्तर को कम किया जा सके, ठीक है, और पोषण के स्तर को बढ़ाया जा सके। क्या क्या करना है आपको, गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, इन सबको समाप्त करना है, खाद्यान्न के स्तर को बढ़ाना है, पोषण के स्तर को बढ़ाना है। अब इस योजना के तहत क्या किया जा रहा है, देखो जब सन 2000 में ये लॉन्च की गई थी तब क्या था कि प्रति परिवार, यहाँ पे क्या है, प्रति परिवार बात की जाती, तो प्रति परिवार 25 किलो क्या देंगे, हम अन्न देंगे। लेकिन 2002 से इस प्रावधान में परिवर्तन किया गया, उसको कितना कर दिया गया, 35 किलो कर दिया गया, ठीक है। तो अभी क्या है, आय योजना के तहत 35 किलो अन्न का वितरण किया जाता है प्रति परिवार। उसके बाद जो अगली योजना है आपकी वो है वन नेशन वन राशन कार्ड। वन नेशन वन राशन कार्ड में क्या है, पहले क्या व्यवस्था चल रही थी, अभी इस योजना के पहले क्या व्यवस्था चल रही थी कि कोई भी व्यक्ति अपने निवास स्थान से संबंधित जो भी पीडीएस की दुकान है सिर्फ वहीं क्या हो सकता है, रजिस्टर हो सकता है और सिर्फ वहीं से क्या ले सकता है, प्रतिमाह अन्न ले सकता है वहाँ से, ठीक है। इसके अलावा देश की किसी पीडीएस दुकान से वो अन्न नहीं ले सकता है। अब हमारे देश में क्या है, प्रवसन की समस्या है। प्रवसन की समस्या मतलब लोग क्या है, अपने स्थान से, मूल स्थान से कुछ छोड़ करके रोजगार की तलाश में दूसरे स्थानों पर जाके रहना चालू करते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे उनको क्या है, पीडीएस के तहत अन्न नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ की पीडीएस की दुकान में वो क्या है, रजिस्टर नहीं है। तो सरकार ने इसके तहत क्या व्यवस्था की कि अब आपको किसी एक पीडीएस दुकान में रजिस्टर होने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। आप अपने हिस्से का प्रति माह जो भी अन्न होता है वो देश की किसी भी पीडीएस दुकान में जा करके अपना राशन कार्ड दिखा करके ले सकते हैं, ठीक है।
तो ये 2020 से चालू की गई थी ये योजना, 2021 से लागू किया गया इसको। 2020 में चालू हुई थी, लॉन्च हुई थी, 2021 से प्रभावी किया गया इसको। इसमें के तहत क्या है, लाभार्थी को उसका राशन कार्ड पंजीकृत या रजिस्टर होने से स्वतंत्र रखते हुए कहीं भी अपने कोटे का खाद्यान्न प्राप्त कर सकने की अनुमति दी गई है। वही चीज़ है यहाँ पे लिखी हुई है जो हमने डिस्कस की। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्या था, एक देश एक राशन कार्ड। तो ये आपका पूरा क्या था, पीडीएस प्रणाली थी। अब देखते हैं आपका अगला जो कल के लिए प्रश्न रहेगा। कल के लिए प्रश्न रहेगा आपका कि अनुबंध कृषि क्या होती है, उसके लाभ और चुनौतियाँ बताइए। ठीक है, अनुबंध कृषि क्या होती है, उसके लाभ और चुनौतियाँ बताइए। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।